नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ सर आपका अपने YouTube चैनल वीएस कंपटीशन में फिर से स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड, आज हम एक नया टॉपिक सीखेंगे और ये टॉपिक क्या, प्रकाश के परावर्तन कई पार्ट होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन और इंग्लिश में इसको कहते हैं लाइनर मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज। तो दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जो इस चैनल पे नए होंगे वो क्या होगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह का वीडियो आप तक पहुंचता रहे। और दोस्तों, ये जो जनरल साइंस की सीरीज है, मैंने आपको बताया ये एनटीपीसी और रेलवे के जितने भी एग्जाम होंगे वो उसके लिए क्या होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रेखी प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन। तो दोस्तों, बात आती है रेखीय आवर्धन पढ़ने की कि जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब जो पढ़ रहे हैं, प्रतिबिंब में रेखीय आवर्धन पढ़ा क्यों जाता है। तो ये प्रतिबिंब जो पढ़ा जाता है रेखीय आवर्धन या प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन जो होता है, ये ज्ञात करने के लिए कि जो प्रतिबिंब बन रहा है कि प्रतिबिंब का आकार कैसा है, यानी हमको जब प्रतिबिंब का आकार ज्ञात करना होगा तो उसके लिए हम क्या पढ़ते हैं, रेखीय आवर्धन। क्योंकि एक फार्मूला आपको पता होगा, 1/f बराबर 1/v और प्लस 1/u। दर्पण के लिए ये सूत्र होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, v प्रतिबिंब की दूरी, ई और u होता है वस्तु की दूरी और f होता है फोकस दूरी। यानी इस सूत्र से हमको प्रतिबिंब की दूरी पता चल जाएगी कि वस्तु दर्पण से कितनी दूर बन रही है, परंतु उसका आकार नहीं पता चल पाएगा। तो उसी आकार को ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है दोस्तों, रेखीय आवर्धन। यानी कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वस्तु छोटा बन रहा है, बड़ा बन रहा है या वस्तु के बराबर, यानी इस सब चीजों को बताने के लिए हमको रेखीय आवर्धन पढ़ने की जरूरत होती है। तो दोस्तों आइए पढ़ते हैं इसको। पहले इसको चित्र से समझ लेते हैं हम कि आपको पता हो ओ डैश क्या होता है, एक वस्तु है, और आई डैश क्या होते हैं, प्रतिबिंब होते हैं। तो आपको पता है जब प्रतिबिंब खींचा जाता है अवतल दर्पण है, तो पहला नियम यही होता है कि मुख अक्ष के समांतर, मुख अक्ष के जो समांतर किरणें जा रही है वो परावर्तन के पश्चात कहाँ मुख फोकस होकर जाती है। तो पहले मैंने ऐसे खींचा, उसके बाद इसको कहाँ मुख फोकस होकर गई। उसके बाद इसका दूसरा जो नियम होता है कि वक्रता केंद्र से होकर वाले जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात अपने उसी मार्ग में लौट जाती है जिस मार्ग से वह आती है। यानी ये वक्रता केंद्र से होकर गई लेकिन टकराने के बाद फिर अपने मार्ग वापस आ जाएगी, और ये दोनों किरणें जहां पर काटेंगी वही क्या बनेगा, हमारा इमेज बन जाएगा। तो दोस्तों, हमको इमेज और वस्तु की लंबाई में संबंध निकालना है। और तो क्या करते हैं, हम इसको एक आभासी लाइन खींच देते हैं कि यानी परावर्तन की किरणें मान लेते हैं, वस्तु एक किरण यहाँ पे पड़ रही और इस पे ध्रुव पे टकराई, और ध्रुव पे टकराने के बाद ये पूरा पूरा क्या होगा, परावर्तन की क्रिया से वापस चली जाएगी। तो इसको हम मान लेते हैं थीटा, और ये भी थीटा। क्योंकि आपको परावर्तन का नियम पता होगा कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर, कि कोई किरण अगर थीटा कोण पर आपतित हो रही है, थीटा कोण से क्या होगा, परावर्तित। तो दोस्तों आइए इसको समझते हैं डिफिनीशन इसकी। दिया किसी दर्पण में, कोई भी दर्पण चाहे तुम्हारा अवतल होगा या अवतल होगा, तो किसी दर्पण में प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब हुआ आई डैश, मैंने दोस्तों यहाँ पे दर्शा दिया है। आई डैश क्या, प्रतिबिंब की लंबाई, और प्रतिबिंब की लंबाई को शॉर्टकट में आई से प्रदर्शित किया जाता है। और ओ डैश होता है वस्तु की लंबाई, और वस्तु की लंबाई को किससे लिखा जाता है, ओ से। तो हम क्या करेंगे, प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई, यानी हम बराबर आई अपान ओ कर देंगे, ये हमारा क्या होगा, रेखीय आवर्धन हो जाएगा। ये प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन। उसके बाद इसे क्या यम से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल यम। स्मॉल यम यही लिखा रहेगा, तो समझ लेना किसकी बात कर रहा है, रेखीय आवर्धन की बात कर रहा है। अब दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं, इसका कोई मात्रक नहीं होता। तो इसका मात्रक क्यों नहीं होता, मैं अभी इसको फार्मूला सिद्ध कराऊंगा तो क्या होगा, पता चल जाएगा इसका मात्रक क्यों नहीं होता। दोस्तों आइए इसको अब सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पे देखो आपको दो त्रिभुज दिख रहे होंगे, ओ डैश और पी। मैंने लिखा माना ओ डैश पी, ये ओ डैश और पी दिख रहा है। उसके बाद तथा आई डैश पी, आई डैश पी दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे। और क्यों होंगे दोस्तों, ये यहाँ पे अगर लंब डाला हुआ है तो क्या है, 90 का होगा, और ये भी 90 डिग्री का। अब बताओ, ये बड़ा वाला अगर थीटा से आपतित किरण हो तो परावर्तित भी थीटा से हो रही है। अब किसी भी त्रिभुज के दो कोण और समान होते हैं तो क्या होता है, समरूप त्रिभुज माना जाता है। तो देखते हैं, तो रेशियो लेंगे, संगत भुजाओं का रेशियो भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो लेंगे आई डैश, तो आई डैश किया जो संगत भुजा है क्या, ओ डैश बटे में क्या होगा, ओ डैश मान लेंगे। उसके बाद आईपी ले रहे हैं, यानी प्रतिबिंब की दूरी, की प्रतिबिंब कितनी दूरी पर रहते हैं, क्या आईपी, और बटे में क्या हो जाएगा, वस्तु की दूरी लेंगे, ओपी हो जाएगा। तो बटे में क्या करिए दोस्तों, आईपी बटे में क्या हो जाएगा, ओपी। अब देखते हैं आई डैश प्रतिबिंब की लंबाई, और प्रतिबिंब की लंबाई को किससे लिखते हैं, आई से, तो क्या हो जाएगा आई, और ओ डैश होता है वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई को हम किससे लिखते हैं दोस्तों, ओ से। तो माइनस, और माइनस क्यों लिए, तो आपको अभी मैं इसके बाद थोड़ा चिन्ह परिपाटी बताऊंगा
कि मुंह खच के ऊपर की जो लंबाई होती है ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है और मुंह खच के जो नीचे की लंबाई होती है धनात्मक चिन्ह के साथ। तो आई जो बन रहा है तो क्या होगा, आई तो नीचे बन रहा है, तो आई नीचे बन रहा है तो यहाँ पे धनात्मक लिखी, वस्तु की दूरी क्या होगा, वस्तु ऊपर रखी है ना, तो मुंह कुछ की ऊपर की लंबाई क्या होती है धनात्मक और नीचे की लंबाई ऋणात्मक, इसलिए यहाँ पे क्या होगा माइनस लिख जाएगा कि प्रतिबिंब नीचे बन रहा है इसलिए क्या होगा माइनस लगेगा। और उसके बाद क्या होता है आईपी, तो आईपी यहां से यहां तक, प्रतिबिंब यहां बना तो आईपी क्या होगा प्रतिबिंब की लंबाई और बाईं ओर की दूरी जितनी भी मापेंगे दर्पण के सामने की दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी दोस्तों, इसलिए क्या होगा माइनस भी हो जाएगा। और ओपी क्या है वस्तु की दूरी है, तो वस्तु की दूरी को किससे लिखते हैं यू से, और ये भी बाईं ओर मापी जाए तो क्या होगा माइनस, तो माइनस माइनस कट जाएगा तो हमारे क्या बचेगा माइनस आई अपान ओ बराबर वी अपान यू। तो दोस्तों प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई को किसके बराबर एम के बराबर लिख सकते हैं। अब इसी चिन्ह को चाहे यहाँ लगा दो चाहे यहाँ लगा, दोनों का मान वही आएगा। तो दोस्तों हमारा फाइनल जो फार्मूला बन जाता है क्या हो जाता है एम बराबर या तो लगा सकते हैं आई बटा ओ जब आपको प्रतिबिंब की लंबाई दिया रहेगा, या तो जब आपको दूरियां दिया होगा तो एम बराबर क्या लगा देंगे माइनस वी बटे में यू। ये किसके लिए लागू होता है दोस्तों, दर्पण के लिए। लेंस में थोड़ा सा परिवर्तन आता है वो भी चिन्ह का, तो यहाँ पे जब हम माइनस पढ़ रहे हैं वहां पे क्या होता है प्लस होता है। तो दोस्तों चाहे हम अवतल दर्पण में रेखीय आवर्धन का फार्मूला सिद्ध करेंगे चाहे क्या उत्तल दर्पण में, दोनों के लिए कंडीशन यही आएगा, बस तरीका थोड़ा अलग होता है। तो मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों मैंने बताया था कि इसका मात्रक क्यों नहीं होता, अगर हम की यूनिट मापेंगे लंबाई को हम किसमें मीटर मापते हैं, तो प्रतिबिंब की लंबाई भी मापे तो क्या मीटर आएगा ऊपर, और वस्तु की लंबाई भी मीटर मापते हैं तो ये मीटर से मीटर क्या होगा हमारा कैंसिल हो जाएगा, और इसलिए क्या होता है इसका कोई राशि नहीं होता और ना ही इसकी कोई बीमा होती है। और दोस्तों कुछ पॉइंट इसमें समझते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है या आभासी बन रहा है या छोटा बन रहा है बड़ा बन रहा है बराबर बन रहा है, तो ये हमका मान क्या क्या लागू होगा आइए उस पर समझते हैं और एग्जाम पे इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। तो दोस्तों देखते हैं इसको हम, जैसे हमने हल किया तो इसमें पहला पॉइंट बनता है एक, यदि यम का मान क्या आ जाए एक आ जाए, यदि यम बराबर क्या एक आ जाए तो इससे क्या निष्कर्ष निकालोगे, यदि दूसरा कंडीशन बनता है यदि यम बराबर क्या आ जाए एक से बड़ा आ जाए, और तीसरा अगर आ जाए तो क्या यम का मान क्या हो जाए एक से छोटा हो जाए। तो तीन कंडीशन दोस्तों उस पर बनती है। यदि हम सवाल में हल किए यम का मान एक आ गया तो इसका मतलब होता है प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बराबर किसके होगा वस्तु की लंबाई के बराबर, यानी इस कंडीशन में कह सकते हैं जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा क्या होगा प्रतिबिंब। तो उसके लिए कंडीशन पूछ लेगा कि रेखीय आवर्धन का मान कितना होना चाहिए, तो क्या बताएंगे हम एक बताएंगे, और यम ग्रेटर देन एक होगा तो इसका मतलब क्या होगा यम का मान एक से बड़ा, यम का मान एक बड़ा होगा तो क्या होगा जो प्रतिबिंब की लंबाई होगी, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से क्या होगी बड़ी होगी, यानी जो वस्तु अगर देखा जाए 5 सेंटीमीटर का हो तो वस्तु क्या होगा 5 सेंटीमीटर, वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा 5 सेंटीमीटर से ज्यादा, लेकिन कब जब यम का मान एक से ज्यादा होगा। और तीसरी कंडीशन क्या बनते हैं यम लेस देन क्या होगा 1, तो यम का मान यदि एक से छोटा है तो प्रतिबिंब क्या बनेगा जो प्रतिबिंब की लंबाई को वस्तु की लंबाई से छोटी, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से छोटी बनेगी या छोटा बनेगा। तो दोस्तों एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये कंडीशन एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है, आपको आना चाहिए। यदि यम का मान एक आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा जो प्रतिबिंब की लंबाई है वस्तु की लंबाई के बराबर, यानी प्रतिबिंब जो बनेगा वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। दूसरा यम ग्रेटर देन 1 मान लेते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होता है जो प्रतिबिंब की लंबाई होगी वस्तु की लंबाई से बड़ी, यानी जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु के आकार से बड़ा बनेगा। और तीसरा यम लेस देन 1 होगा तो इस कंडीशन में क्या होगा जो प्रतिबिंब की लंबाई होगी वस्तु के लंबाई से छोटी। तो हमारा रेखीय आवर्धन समाप्त होता है। और आइए दोस्तों इसमें सवाल के लिए हमको किसकी आवश्यकता होती है चिन्ह परिपाटी की, तो आइए चिन्ह परिपाटी समझते हैं। उसके लिए मैं क्या होगा दर्पण के लिए सूत्र क्या होता है वो बताऊंगा, ताकि जब मैं इसका क्वेश्चन सॉल्व कराऊं तो आपको कोई दिक्कत ना हो कि माइनस क्यों हो रहा है प्लस क्यों हो रहा है, तो इसी में यही चीज समझना है। तो इसके लिए आइए देखते हैं चिन्ह परिपाटी। तो दोस्तों आइए हम अगला इसी में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं चिन्ह परिपाटी। और चिन्ह परिपाटी हमको क्यों जरूरत होगा कि जैसे हम एलपी का एग्जाम देंगे एनटीपीसी तो इसमें न्यूमेरिकल पूछता है, तो न्यूमेरिकल कब लगाएंगे जब इसके बारे में हमको
पूरी डिटेल में जानकारी रहेगी तब, नहीं तो हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, गलत कर देंगे। तो दोस्तों इसमें 8-10 पॉइंट में बताऊंगा और मैं, तो आप क्या करिएगा, इसको थोड़ा नोट डाउन करिएगा रफ में, मैं लिखूंगा नहीं, क्योंकि जो चीजें होती है प्रकाश, मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रकाश को आप यदि इमेज की सहायता से पढ़ेंगे यानी डायग्राम पे पूरे, तो आपको कुछ लिखने या रटने वाली बात नहीं है। बाकी मैं इसमें पूरे पॉइंट आपको बताऊंगा, उसके बाद क्या आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा या तो क्या करिए रफ में लिखते चलिएगा। तो दोस्तों देखते हैं पहला पॉइंट इसमें। तो पहला पॉइंट इसमें यही बनता है कि जो वस्तु रखी जाती है दर्पण के सदैव कहाँ रखी जाएगी, बाईं ओर। तो दोस्तों वस्तु हमेशा दर्पण के किधर रखी जाती है, बाईं ओर, यानी वस्तु सदैव बाईं ओर रखी जाती है। यानी जो वस्तु रखेंगे दर्पण के हमेशा सामने, अगर दर्पण के पीछे रख देंगे तो कभी उसका इमेज बनेगा नहीं, इसलिए वस्तु कहाँ रखते हैं, दर्पण के सामने। पहला पॉइंट यही है। और दूसरा पॉइंट क्या होगा, जो प्रकाश किरणें होती हैं सदैव कहाँ से ली जाती है, बाईं ओर से। यानी देखो सूर्य यहाँ बना तो प्रकाश किरणें जब पड़ेंगे तो दर्पण के बाईं ओर से ही पड़ना स्टार्ट होती है। तो दूसरा पॉइंट हुआ। और तीसरा पॉइंट इसमें जो मेन होता है कि देखा जाएगा जो समस्त दूरियां होती है, चाहे दर्पण वो प्रतिबिंब की दूरी माप लें, चाहे वस्तु की दूरी माप लें, चाहे फोकस दूरी माप लें, तो समस्त दूरियां जितने भी होते हैं हमेशा कहाँ नापेंगे, दर्पण के ध्रुव से। और ध्रुव को किससे लिखते हैं हम, पी से लिखते हैं। यानी समस्त दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, अब इसमें अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। इसको लिखेंगे कैसे कि आपतित किरण की दिशा में, कि वे दूरियां जो आपतित किरण की दिशा में, तो आप सूर्य का प्रकाश ऐसे आगे अनुदिश चलने की कोशिश करेगा, तो वे दूरियां जो आपतित किरण की दिशा में मापी जाती है किस चिन्ह के साथ देंगे, धनात्मक चिन्ह के साथ। या हम कह सकते हैं दाईं ओर की दूरी सदैव किससे मापी जाती है, धनात्मक चिन्ह के साथ। यानी दर्पण के अगर तुम पीछे माप रहे हो तो दर्पण की दाईं ओर मापोगे तो कैसी दूरी हो जाएगी, धनात्मक चिन्ह के साथ लिखेंगे। तो वही कह सकते हैं कि दर्पण वे दूरियां जो आपतित किरण की दिशा में या दर्पण के दाईं ओर अगर मापी जाती है तो किस चिन्ह के साथ ली जाएगी, धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाएगी। अब इसी में अगला पॉइंट हमारा क्या बनता है, इसी का विपरीत, कि वे दूरियां जो आपतित किरण की विपरीत दिशा, किरणें ऐसी चल रही है लेकिन हम माप रहे हैं इसकी विपरीत दिशा में, क्या कह सकते हैं, वे दूरियां जो दर्पण के बाईं ओर मापी जाती है क्या होगा, ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है। उसी का अपोजिट अगर है, बस तो आपको बस इसमें यही पॉइंट पकड़ना है कि बाईं ओर की जितनी भी लेंथ होगी क्या होगी, ऋणात्मक चिन्ह के साथ होगी, दाईं ओर की जितनी भी लेंथ होगी वो धनात्मक चिन्ह के साथ लेंगे। अब अगला पॉइंट इसमें क्या बनता है कि मैंने लिखा भी है इसमें कि मुख अक्ष के ऊपर की लंबाई या ऊंचाई, आप यह लंबाई कह दिया जाए कितना ऊंचा है या कह देंगे कितना लंबा, तो या लंबाई कह दे या तो कह दे ऊंचाई, कि मुख अक्ष के ऊपर की जितनी भी लंबाइयां मापेंगे या ऊंचाइयां, चाहे वो प्रतिबिंब बन रहा होगा, चाहे वस्तु की लंबाई होगी, चाहे प्रतिबिंब की लंबाई, हमेशा किस चिन्ह के साथ देंगे, धनात्मक चिन्ह के साथ, ये पॉजिटिव मापा जाएगा। और दूसरा पॉइंट इसमें अगला जो बनता है कि मुख अक्ष के नीचे की लंबाइयां या ऊंचाइयां, कि मुख अक्ष के नीचे लंबाइयां ऊंचाई मतलब चाहे प्रतिबिंब की लंबाई होगी या वस्तु की लंबाई, हमेशा किस चिन्ह के साथ मापेंगे, ऋणात्मक चिन्ह के साथ। और अगला पॉइंट इसमें जो बनता है, मान लेते हैं जो अगला पॉइंट इसमें बनेगा, तो अगला पॉइंट ये पूछेगा अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसे लेंगे हम, अवतल दर्पण की फोकस दूरी। अवतल दर्पण की अगर जब फोकस दूरी की बात करेंगे तो क्या होगा, हमेशा ये ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिया जाएगा। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, तो क्या होगा दोस्तों, ये होगा प्लस चिन्ह के साथ। ऐसा क्यों होगा कि जो देखते हैं अगर अवतल दर्पण बना तो वस्तु हमेशा क्या होगा, इसका जो फोकस होता है बाईं तरफ होता है। अब यदि हम क्या बना देंगे, उत्तल दर्पण यदि बना दिए, उत्तल दर्पण बना दिए तो इसका जो फोकस होगा हमेशा क्या होगा, दाहिनी तरफ होता है। जब दाहिनी तरफ होगा तो दाईं ओर की दूरी मैंने क्या बताया, धनात्मक चिन्ह के साथ, इसलिए क्या होता है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक। तो दोस्तों एक बार मैं फिर इसको रिपीट करता हूं ताकि आपको आ जाए। ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा तो क्या करना है, पहला कि जो प्रकाश किरणें सदैव कहाँ डाली जाती है, बाईं ओर से डाली जाती है। और दूसरा पॉइंट जो बनता है, वस्तु हमेशा कहाँ रखी जाएगी, बाईं ओर रखी जाएगी दर्पण के। अगला पॉइंट जो बनता है कि समस्त दूरियां कहाँ से मापेंगे, दर्पण के ध्रुव से मापेंगे, चाहे प्रतिबिंब की लंबाई, चाहे वस्तु की दूरी और चाहे
फोकस दूरी और चाहे प्रतिबिंब की दूरी, ये जितनी भी चीजें होंगी हमेशा क्या होगी, बाईं ओर होते हैं तो क्या होगा, ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाएगी। उसके बाद कहां से मापेंगे, ध्रुव से मापेंगे। अगला पॉइंट बनता है वे दूरियां जो आपतित किरण की दिशा में या दर्पण के दाएं ओर मापी जाएंगी, धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाएगी। अगला पॉइंट क्या बनेगा, वे दूरियां जो आपतित किरण की विपरीत दिशा में या बाईं ओर मापी जाएंगी, ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाएगी। फिर इसी में अगला पॉइंट क्या था कि मुख अक्ष के ऊपर की लंबाइयां या ऊंचाइयां धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है और मुख अक्ष के नीचे की लंबाइयां या ऊंचाइयां ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है। फिर आपको इसमें जो पॉइंट पूछता है डायरेक्ट ये याद रहने चाहिए कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक चिन्ह के साथ मापी जाती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक चिन्ह के साथ मापी जाती है। तो दोस्तों ये होता है हमारा चिन्ह परिपाटी। अब आइए दर्पण के लिए थोड़ा सूत्र देखते हैं कि सूत्र में क्या कैसे करते हैं और कैसे कैसे हमको अप्लाई करना है। तो दोस्तों आइए देखते हैं। तो आइए दोस्तों दर्पण के लिए सूत्र देखते हैं। तो दर्पण के लिए सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो ध्यान दीजिएगा कि दर्पण पूछेगा तो वहां प्लस चलता है यदि हम क्या होता है लेंस लेते हैं। तो सूत्र तो पूरा वही रहेगा लेंस के लिए, 1/f 1/v माइनस 1/u। यदि बीच में अगर माइनस लगा होगा तो लेंस के लिए होगा और बीच में प्लस लगा होगा तो किसके लिए होगा, दर्पण के लिए होगा। अब दोस्तों समझते हैं, जहां एफ को क्या कहते हैं, फोकस दूरी, और वी को कहते हैं प्रतिबिंब की दूरी और यू को बोलते हैं वस्तु की दूरी। अब दोस्तों बात आती है चिन्ह कैसे लिया जाएगा। तो मैंने अभी बताया इससे पहले फोकस दूरी के बारे में बात हैं। यदि दर्पण होगा और दर्पण कैसा है, अवतल दर्पण रहेगा तो उसके लिए फोकस दूरी ऋणात्मक, यदि उत्तल दर्पण होगा तो उसके लिए पॉजिटिव लेंगे। यदि उत्तल दर्पण की बात करेगा तो फोकस दूरी हमेशा प्लस लेंगे, अवतल दर्पण की बात करेगा तो फोकस दूरी कैसे लेंगे, हम माइनस लेंगे। अब आती है बात प्रतिबिंब की दूरी की, प्रतिबिंब की दूरी भी माइनस प्लस में चलती है। तो इसमें समझते हैं, यदि प्रतिबिंब जब कैसा बनेगा हमारा दोस्तों, वास्तविक, और मैंने वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, इसके बारे में मैंने इससे पहले प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें मैंने बताया। तो जिन लोगों ने नहीं देखा होगा वो क्या करिएगा, आप लोग अच्छे देखिएगा। तो यदि प्रतिबिंब कैसा बन रहा होगा, वास्तविक, यदि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो जो प्रतिबिंब की दूरी लेंगे कैसे लेंगे, ऋणात्मक चिन्ह के साथ। यदि दूसरा कंडीशन बनता है, यदि प्रतिबिंब आभासी बन रहा है, यदि प्रतिबिंब आभासी बन रहा होगा तो उसके साथ जो v का मान होगा क्या होगा, पॉजिटिव। तो समझते हैं दोस्तों, तो प्रतिबिंब जो बनेगा वास्तविक तो v का मान यानी प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक, और यदि प्रतिबिंब आभासी बन रहा होगा तो v का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी जो प्रतिबिंब की दूरी मापेंगे पॉजिटिव चिन्ह के साथ। और इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि वस्तु हमेशा कहाँ रखी जाती है, बाईं ओर। तो v का मान जो होगा, u का जो मान होगा सदैव क्या होगा, ऋणात्मक होगा। कि जो u का मान होगा आपको इसमें सोचना समझना है, u का मान हमेशा क्या लेना है, माइनस लेना है। और f का मान अवतल के लिए माइनस, उत्तल के लिए प्लस, और प्रतिबिंब की दूरी यदि क्या बन रहा होगा, वास्तविक के लिए माइनस और आभासी के लिए प्लस। तो दोस्तों हमारा यही इतना था। अब दोस्तों इसमें कुछ पॉइंट बचे हुए हैं अभी कि हमारा देखा जाए प्रकाश का परावर्तन में अभी कुछ पॉइंट है। जैसे अभी को पढ़ना समतल दर्पण, और समतल दर्पण देखा जाए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। जैसे पूछता है समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, क्षमता कितनी होती है, और भी इसके कई सारे गुण होते हैं। तो उससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको मैं एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा ताकि क्या हो अच्छे समझ में आए। और फिर उसके बाद इसे पढ़ेंगे अवतल दर्पण के गुण और उत्तल दर्पण के गुण। तो हमारे संपूर्ण लेक्चर क्या होगा, समाप्त होगा फ्रेंड। और उसके बाद ये चैप्टर जैसे समाप्त होगा तो मैं इसका आपको क्या कराऊंगा, पूरा एमसीक्यू, ताकि आपको थ्योरी पढ़ने के बाद क्वेश्चन लगा लो, तो ताकि जितने भी क्वेश्चन बने एग्जाम में क्या आप अच्छी तरह करके चले आओ, कि आपको प्रैक्टिस भी हो जाए और थ्योरी भी कंप्लीट हो जाए। तो इसके बाद जो लेक्चर आएगा दोस्तों वो एमसीक्यू का होगा और समतल दर्पण के बारे में होगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये लेक्चर आपको अच्छे समझ में आया होगा। तब तक के लिए वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और जो लोग इस चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए दोस्तों चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।